हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यूवर्ल्ड। हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट कर रहे हैं, जिसमें अमलगम तक का पार्ट हम लोग कर चुके थे। आइए आज जो है अमलगम के आगे का पार्ट हम लोग कोरोजन का पार्ट करते हैं। कोरोजन क्या होता है और किस तरह से आर्टिकल्स में कोरोजन लगता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। किन तरह के आर्टिकल्स में कोरोजन लगता है वो भी हम लोग समझेंगे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कोरोजन में। यह देखा गया है कि जो भी आर्टिकल्स आयरन के बने होते हैं, जैसे नेल, स्क्रू, रेलिंग्स, इन सभी में कुछ समय के बाद पर्टिकुलरली रेनी सीजन में रेड ब्राउन कलर का एक परत चढ़ जाता है, रेड ब्राउन कोटिंग चढ़ जाती है। इसी को हम लोग रस्ट कहते हैं। हिंदी में रस्ट को जंग लगना भी कहते हैं। रस्टिंग मतलब जंग लगना और रस्ट मतलब हो गया जंग। तो जो आयरन से बने हुए सबस्टांस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, जैसे नेल्स, स्क्रू, रेलिंग्स, ये सभी के ऊपर रेड ब्राउन कलर की कोटिंग लग जाती है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और पर्टिकुलरली ये कब लगती है, रेनी सीजन में लगती है। वेसल्स एंड यूटेंसिल्स मेड फ्रॉम कॉपर और ब्रास लूज देयर शाइन एंड गेट कवर्ड बाय ग्रीनिश लेयर। कॉपर के या ब्रास के, पीतल के जो बर्तन होते हैं वो कुछ समय के बाद अपना चमक खो देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, दो पॉइंट हुआ। एक क्या हुआ, एक रेड ब्राउन कलर का परत चढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है। किसके ऊपर, तो रेड ब्राउन कोटिंग चढ़ता है आयरन के ऊपर, और कॉपर और ब्रास के ऊपर ग्रीनिश लेयर चढ़ता है। The surface of utensils made from aluminium becomes dull with use। कुछ समय के बाद क्या होता है, एल्यूमिनियम का बना हुआ जो बर्तन होता है वह भी अपनी चमक को धीरे धीरे खोने लगता है और कैसा हो जाता है, डल हो जाता है, उसका साइन कम हो जाता है, वो अपनी चमक को धीरे धीरे करके कम कर देता है। एक्चुअली ऐसा सिल्वर के साथ भी होता है कि सिल्वर से बने हुए जो बर्तन या चीज़ें होती हैं या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, गहने होते हैं, वह कुछ समय के बाद, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के बाद, खास करके बहुत लंबे समय के बाद कैसे हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं। सो अभी क्या देखा आपने, आयरन के ऊपर कौन से रंग की परत चढ़ती है, तो रेडिश ब्राउन, और ब्रास के ऊपर ग्रीनिश कलर। एल्यूमिनियम भी कुछ समय के इस्तेमाल के बाद उसका कलर भी जो है वो फेड कर जाता है, और सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की परत चढ़ जाती है। ये सभी उदाहरण हैं किसके, कोरोजन के। और इनको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ग्रेजुअल ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय केमिकल रिएक्शन विथ इट्स एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन, वाटर वेपर, एसिड्स एंड अदर केमिकल्स। कि समय के साथ क्या होता है, जो मेटल होता है वो खत्म होने लगता है किसी तरह के रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अपने वातावरण में, जिसमें कि ऑक्सीजन, वाष्प और एसिड या अदर केमिकल्स की मौजूदगी हो। इस कारण से क्या होगा, जो मेटल है वह धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगेगा और उसके वॉल्यूम में, या कहा जाए उसके वेट में कमी आएगी। यही प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा, कोरोजन का प्रोसेस कहलाया जाएगा। रस्टिंग भी एक प्रकार का कोरोजन ही है, याद रखिए इस बात को। रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। मैं लिख भी देता हूं, रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। और रस्टिंग किस में होता है, जनरली आयरन में होता है। आयरन क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, और इसके वजह से जंग लग जाता है। जंग जिसको कि रस्ट कहते हैं, उसका फॉर्मूला अगर लिखा जाए केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में, Fe3O4.XH2O। कभी भी रस्ट केवल वाटर या ऑक्सीजन में नहीं लगेगा, यानी ऑक्सीजन या वाटर के प्रेजेंस में, दोनों में से अगर कोई एक प्रेजेंट हो, या तो केवल वाटर हो या केवल ऑक्सीजन हो,
तो भी रस्टिंग नहीं होगा। रस्टिंग तभी होगा जबकि आयरन के साथ में वाटर भी हो और ऑक्सीजन की मात्रा, या कहें अगर इसको वाटर वेपर के फॉर्म में भी रह सकता है या स्टीम, तो एयर और ऑक्सीजन दोनों होगा, सॉरी एयर और वाटर दोनों होगा, तभी इसमें कौन सी प्रक्रिया होगी, रस्टिंग की। क्योंकि रस्टिंग क्या होता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है, तो आयरन का ऑक्साइड बनता है, और हाइड्रेटेड इसका मतलब है कि वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कोरोजन में। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कोरोजन का। कोई मेटल था, फ्रेश मेटल, यहाँ पर मॉइस्ट एयर हुआ। मॉइस्ट एयर का मतलब होता है एयर है, इसमें ह्यूमिडिटी है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। याद रखिएगा कोरोजन के लिए वाटर का और एयर का दोनों का होना आवश्यक है। दोनों में से कोई भी एक अगर नहीं है तो मुश्किल है, वहाँ कोरोजन नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही मॉइस्चर के संपर्क में लंबे समय तक मेटल रह जाएगा तो यह मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर आ जाएगा जो कि अनस्टेबल होगा। लेकिन कैसा लेयर होगा, ऑक्साइड का, मेटल का ही ऑक्साइड होगा। अगर आयरन है तो आयरन का ऑक्साइड होगा, एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होगा, जिंक है जिंक का ऑक्साइड होगा। यह मेटल ऑक्साइड क्या होगा, डिकम्पोज कर जाएगा, खत्म हो जाएगा समय के साथ, और जितना सा मेटल बदला था अपने ऑक्साइड में वह मेटल समाप्त हो जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम कितना सा, इतना सा मात्र बाकी रह गया, जबकि पूरा मेटल इतना था। तो इससे इसका कन्वर्जन यानी ईटिंग अप हो गया मेटल का, मेटल समाप्त हो गया धीरे धीरे करके। ये क्या कहलाएगा, यही प्रोसेस कोरोजन कहलाएगा। और कोरोजन कब होता है, तो कोरोजन के लिए केस याद रखेंगे, कोरोजन तभी होगा जबकि मेटल को एयर और वाटर दोनों का ही संपर्क मिलेगा। सिर्फ एयर होगा तो भी कोरोजन नहीं होगा, और सिर्फ वाटर होगा तो भी कोरोजन नहीं होगा। इसके लिए एयर और वाटर दोनों ही चाहिए। क्लियर है? मेटल्स को जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ जब मेटल्स होता है तो हमें मेटल प्राप्त होता है, मिलता है। कोरोजन में क्या होता है, मेटल खो जाता है, वह अपने ऑक्साइड के टर्म्स में बदल जाता है। इसलिए इसको हम लोग वीपिंग ऑफ मेटल्स के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि कोरोजन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में क्या होता है, किसी के ऑक्साइड से, किसी के कार्बोनेट से, किसी के हाइड्राइड से उस मेटल को हम लोग प्राप्त करते हैं। या तो मिक्सचर फॉर्म में होता है, कंपाउंड फॉर्म में होता है, या फ्री स्टेट में होता है, या कंबाइंड फॉर्म में होता है। उन दोनों फॉर्म से ही हम लोग मेटल्स को प्राप्त करते हैं किसी न किसी अभिक्रिया के द्वारा। लेकिन कोरोजन में क्या होता है कि वह वापस अपने उसी स्टेट में आ जाता है, या उसका कार्बोनेट बन जाएगा, या उसका ऑक्साइड बन सकता है, या उसका हाइड्राइड बन सकता है। तो याद रखिएगा कि जब भी कोरोजन केस होंगे तो क्या होगा, मेटल का साइन तो खत्म होगा ही होगा, साथ में मेटल का स्टेट भी चेंज कर जाएगा, स्ट्रेंथ भी चेंज कर जाएगा। मेटल की जो मजबूती है वो घट जाएगी, क्योंकि उसमें से मेटल का कुछ पार्ट जो है वो क्या हो गया, डिटोरिएट कर गया, या कह सकते हैं डिकम्पोज कर गया, या समझ सकते हैं कि वो खत्म हो गया। तीनों बातें कह सकते हैं। तो कोरोजन क्या करता है, मेटल्स को डिकम्पोज कर देता है, और उस वजह से मेटल का स्टेट क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ जो है वो घट जाता है। अब देखिए कोरोजन भी कभी भी नहीं हो सकता है, इसके लिए कुछ जो है नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, एक तो प्रेजेंस ऑफ एयर, दूसरा प्रेजेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर। आयरन आर्टिकल्स या यूटेंसिल्स जब एक्सपोज किए जाते हैं ज़्यादा एयर में, मॉइस्ट एयर में, जिसमें कि वाटर की मात्रा होती है, ग्रेजुअली कोटेड हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर से, जिसको कि हम लोग रस्ट कहते हैं। रस्टिंग क्या है, स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है मेटल के साथ में, ऑक्सीडेशन होगा। स्लो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है,
तेज रफ्तार से नहीं, ये नहीं कि आज अभी आपने क्या किया, ले जा करके रस्ट करने के लिए जो है आयरन को रख दिया और 5 मिनट बाद जाके देखेंगे तो रस्टिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको उसको प्रोलॉन्ग छोड़ना होगा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना डिपेंड करेगा। तो आयरन के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन और वाटर दोनों रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड और ट्वाइस FeOH3 जिसको कि रस्ट के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग Fe2O3.XH2O याद रखिएगा, यही होता है रस्ट का फॉर्मूला, Fe2O3.XH2O। अब जितनी मॉलिक्यूल वाटर होगा वहाँ उस हिसाब से मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है तो 3 2 are 6 हो जाएगा, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो जाएगा। तो वाटर की संख्या जो है वो चेंज करती रहती है। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ब्रैकेट में लिखा है ट्वाइस FeOH3, तो ये बैलेंस किया हुआ है यहाँ, मतलब वो ट्वाइस Fe है, 2 ऑक्सीजन और 3 6 ऑक्सीजन और यहाँ से 6 हाइड्रोजन भी है। अगर आप देखेंगे फिर वही चीज़ आपको वहाँ से यहाँ भी मिल जाएगा, मतलब सेम रहेगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। यही फॉर्मूला है जिसको कैसे लिखा गया है, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखने के लिए आप लोगों को 9th क्लास में सीखना है, आगे 10th क्लास में सीखना है, तो उसको भी सिखाएंगे किसी आगे चैप्टर में। अब आइए कोरोजन ऑफ आयरन समझते हैं, किस तरह से आयरन में कोरोजन की प्रक्रिया होती है। व्हेन आयरन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जब भी आयरन को हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे एयर के साथ में जिसमें क्या हो गया, वाटर की मात्रा होगी, या केप्ट इन वाटर फॉर लॉन्ग, या पानी बहुत लंबे समय तक छोड़ देंगे, इट कवर्ड विथ रेडिश ब्राउन कोटिंग कॉल्ड रस्ट, तो क्या होगा, उसके ऊपर एक रेड ब्राउन कलर की परत चढ़ जाएगी जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, रस्ट कहेंगे। एंड द प्रोसेस इज टर्म्ड एज रस्टिंग, और यह रस्ट बनने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाएगी, रस्टिंग कहलाएगी। कोरोजन ऑफ आयरन इज बेटर नॉन एज रस्टिंग, आयरन का कोरोजन को ज़्यादा हम लोग अगर समझें तो कोरोजन जब आयरन में हो तो उसको नाम दिया जाएगा रस्टिंग का, जंग लगाने का। रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, देख लीजिए आप लोग वहाँ पर सोच रहे होंगे कि वहाँ फार्मूला मैंने कुछ और लिखा था, लेकिन यहाँ पर देखिए वही फार्मूला है जो मैंने लिखा है, Fe2O3.XH2O पढ़ेंगे, Fe2O3.XH2O, ये नहीं कि Fe2O3 मल्टीप्लाइड बाई XH2O, नहीं, Fe2O3.XH2O यही पढ़ना है। द केमिकल रिएक्शन फॉर रस्टिंग मे बी रिटन एज, देखिए ये वर्ड के फॉर्म में लिखा गया है। हाइड्रेटेड का मतलब होता है पानी मिला हुआ, जिसमें कि पानी का अंश हो, वाटर का अंश हो। तो रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का मतलब हुआ कि जंग जो है वह आयरन ऑक्साइड से मिलकर बना है, लेकिन जिसमें पानी की भी मात्रा होगी। तो Fe2O3 आयरन का एक ऑक्साइड है जिसमें कि XH2O वाटर के मॉलिक्यूल्स के नंबर को डिपिक्ट करता है। क्लियर है, कोई डाउट? आइए अब समझिएगा, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ऑक्सीजन कहाँ से, एयर से, और वाटर कहाँ से, वो भी एयर से, क्योंकि वाटर वेपर के प्रेजेंस में के स्टेट में, वाटर वेपर के स्टेट में अगर कहा जाए तो प्रेजेंट रहता है कहाँ, एटमॉस्फेयर में। हम लोग जानते हैं कि इवापोरेशन की घटना होती रहती है हमेशा, वाटर इवापोरेट करता है वाटर वेपर के फॉर्म में, और वो सराउंडिंग में हमारे हमेशा मौजूद रहता है। तो जब आयरन को प्रोलॉन्ग छोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो वो क्या बनाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा भी हो, तो यही जो रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस है वह और तीव्र गति से हो जाता है, यही इंक्रीज कर देता है रस्टिंग ऑफ आयरन को। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो वायु में अगर प्रेजेंट होगा तो ये बढ़ा देगा रस्टिंग को, यानी कि आयरन का ईटिंग अप, कोरोजन और तेजी से, तीव्रता से होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स निश्चित रूप से बनाइए, तभी आप लोगों को ये लंबे समय तक याद रहेंगी। जब आप लोग किताब कॉपी लेके पढ़ने बैठेंगे और तो आप लोगों को बिल्कुल माथा भारी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, तो एकदम चिंता नहीं करेंगे आप, फिर हमारे YouTube चैनल पर जाकर के इस वीडियो को देखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स
या यूट्यूब चैनल्स वाले भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हम लोग बहुत स्वागत करते हैं आप लोगों का। या ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे एकेडमिक स्कूल से संबंधित नहीं हैं वो भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग लगातार इसको देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, इससे लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। बिल्कुल, कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। अब समझिएगा कोरोजन एल्यूमिनियम में कैसे होता है। देखिए, एल्यूमिनियम में कोरोजन होता है, लेकिन इसका जो कोरोजन है यह एल्यूमिनियम को खत्म नहीं होने देता है, बल्कि खत्म होने से बचाता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस टर्म्स में कि इसमें जो कोरोजन होता है वही एल्यूमिनियम को बचाता है, प्रिवेंट करता है। आप कहिए ये कैसे? अभी तो बताया कि कोरोजन का मतलब ग्रेजुअली ईटिंग अप होता है, तो बिल्कुल इसमें भी ईटिंग अप होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि इसका जो ऑक्साइड बनता है वह क्या होता है, इनर्ट नेचर का होता है और जल्दी वह खत्म नहीं होता है। So in presence of a moist air, thin layer of aluminum oxide is formed on the surface of aluminum vessel. Moist air का मतलब अगेन मैं फिर बताता हूँ आपको कि ऐसा वायु जिसमें कि वाटर की मात्रा हो, वाटर ड्रॉपलेट्स की मात्रा हो, तो वाटर ड्रॉपलेट्स वाले एयर के प्रेजेंस में क्या होगा, एक थिन यानी पतली परत चढ़ती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एल्यूमिनियम बर्तनों के ऊपर। मान लीजिए ये एल्यूमिनियम का कोई बर्तन है, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक पतली परत चढ़ जाती है जो किसकी होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3 की। द लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इनर्ट। यह लेयर जो होता है वो इनर्ट होता है, इनर्ट माना स्टेबल होता है। आप वहाँ देखे होंगे कोरोजन में कि वह क्या होता है, अनस्टेबल होता है, लेकिन यहाँ ये क्या होता है, स्टेबल होता है। एंड नॉन पोरस एंड डज नॉट अलाउ फर्दर कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। और इसके वजह से यहाँ जो ये परत चढ़ जाती है तो ये क्या करता है, एक तरह से कहिए किस तरह से हम लोग पेंट करते हैं चीज़ों को रस्टिंग से बचाने के लिए, तो वही पेंट का एक काम करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, प्रिवेंटिंग लेयर का काम करता है और मेटल को फर्दर करोड होने से बचाता है। इट प्रिवेंट्स मेटल फ्रॉम फर्दर कोरोजन। क्लियर है? कोई डाउट किसी को बताइए आपको? चलिए, गुड। अब देखिए कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर की बात करें, कॉपर में भी कोरोजन होता है। कॉपर आर्टिकल्स इन प्रेजेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्ट एयर गेट कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ग्रीनिश मटेरियल नेम्ड एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की और मॉइस्चर यानी कि H2O की। तो यहाँ पर केवल ऑक्सीजन और वाटर नहीं चाहिए, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन होता है और इसका जो ऑक्साइड बनता है उसमें कॉपर कार्बोनेट की मात्रा होती है, तो इससे बनेगा कॉपर कार्बोनेट, जो क्या होगा, लेयर फॉर्म करेगा और वो लेयर जो होगा वो ग्रीनिश कलर का होगा, ग्रीनिश इन कलर। क्लियर है? कोई डाउट? आइए अब समझते हैं आगे। आप लोग नियमित रूप से सारे वीडियोस को देखा करें, तभी आप लोग जो है अच्छे से समझ पाएंगे। और कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप लोग निश्चित रूप से संपर्क करके पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। समझते हैं। देखिए सिल्वर का कोरोजन कैसे होता है। कॉपर के बारे में हम लोग समझ गया कि यहाँ क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो जो भी बर्तन होगा कॉपर कार्बोनेट का, जो भी बर्तन कॉपर कार्बोनेट का होगा उसके ऊपर क्या होगा, ग्रीन कलर का लेयर इस तरह से फॉर्मेशन करेगा, जो हम लोगों को दिखाई देगा। और यह क्या करेगा, इसी कारण यहाँ पर ईटिंग अप होगा, इसी कारण क्या होगा, ईटिंग अप होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सिल्वर की अगर बात की जाए, कोरोजन कैसे होता है सिल्वर का। सिल्वर एक नोबल मेटल है। नोबल मेटल के बारे में मैंने आगे पढ़ाया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को देखें। एंड इट सरफेस टार्निशेस, और इसकी जो सरफेस होता है वो समय के साथ धुंधला हो जाता है, या कहीं समय के साथ उसका क्षय होता है।
because it readily combines with hydrogen sulfide gas present in the atmosphere due to the formation of silver sulfide. क्या होता है, सिल्वर रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ में। यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की है। सिल्वर के साथ में जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगा तो सिल्वर सल्फाइड बनेगा, जो कि सिल्वरी ब्लैक कलर का होता है। और इसी सिल्वरी सल्फाइड के बनने के कारण उसका जो ऊपर का सरफेस है वो टार्निश हो जाता है, उसका जो कलर है वो डल हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सिल्वर का जो ऑक्साइड फॉर्म करेगा या सिल्वर का जो सल्फाइड फॉर्म करेगा, वो सल्फाइड जो है वो सिल्वरी ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, आइए अब समझते हैं डिफरेंस क्या है कोरोजन में और रस्टिंग में। कोरोजन क्या होता है, ग्रेजुअल ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय केमिकल रिएक्शंस इज नॉन एज कोरोजन। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के होने के कारण धीरे धीरे करके कोई भी मेटल जो होता है वो समाप्त होता जाता है, इसलिए वह जो है कोरोजन की प्रक्रिया में आता है। जबकि रस्टिंग क्या है, जब आयरन को हम लोग मॉइस्ट एयर यानी कि नमी भरे वायु में छोड़ देते हैं तो उसका रंग जो है कैसा हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। उसके ऊपर एक रेड ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है जिसको कि हम लोग रस्ट कहते हैं। कोरोजन में बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया, एल्यूमिनियम, इन सभी मेटल्स में कोरोजन होता है। जबकि रस्टिंग की अगर बात की जाए तो वो केवल आयरन में ही होता है। तो याद रखेंगे, रस्टिंग केवल आयरन में होता है, जबकि कोरोजन किसी में भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, लेयर ऑफ ऑक्साइड फिल्म इज नॉट नॉन पोरस सो रिमेन्स ऑन द सरफेस। कोरोजन में जो लेयर बनता है वो नॉन पोरस होता है, इसलिए वह सरफेस के ऊपर रह जाता है। लेकिन रस्ट में जो सरफेस पे जो रस्टिंग होता है उसमें सॉफ्ट और पोरस नेचर का होता है रस्ट, इस वजह से वह सरफेस से धीरे धीरे करके उखड़ जाता है और जितना मेटल का ऑक्साइड बना है या जितना मटेरियल का ऑक्साइड बना है वह उससे कम हो जाता है। कोरोजन एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब कि इसको हमेशा होता रहेगा तो भी कोरोजन होगा, ऐसी बात नहीं है। हुआ नहीं हुआ तो भी कोरोजन होगा। जब भी फेवरेबल कंडीशंस बनेगा कोरोजन होगा। रस्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है बहुत लंबे समय तक और तब फिर इसमें रस्टिंग होता है। एक एक्टिविटी है जिसमें दिखाया जा रहा है कि मॉइस्चर और एयर दोनों की आवश्यकता होती है रस्टिंग के लिए। इसमें देखिए एपरेटस क्या क्या चाहिए हम लोगों को, 2 स्ट्रिप चाहिए आयरन के, ये देखिए 2 स्ट्रिप है आयरन के, और सैंड पेपर चाहिए उसको घसने के लिए, बीकर चाहिए जिसमें हम लोग पानी भरेंगे, 2 आयरन स्प्रिंग, हम लोग 2 आयरन के स्ट्रिप लेंगे और उसको उसके सरफेस को सैंड पेपर से बिल्कुल क्लीन कर देंगे। उसको एक बीकर में रखेंगे जिसमें कि पानी की मात्रा होगी और इसमें पानी भर देंगे, इसमें आयरन स्ट्रिप को डुबा देंगे। क्लियर है? कुछ दिन तक इसको पानी में ही डुबा रह देंगे और बाद में इसको वाटर से बाहर निकाल लेंगे। तो क्या होगा, हम लोगों को कुछ दिन बाद देखने के लिए मिलेगा कि यह जो आयरन स्ट्रिप जो हमने पानी में डाला था यह धीरे धीरे करके इसके ऊपर एक ब्राउन लेयर का रस्ट का यानी जंग का परत चढ़ गया है। कंक्लूजन क्या होगा, रस्टिंग तभी होगा जब एयर और वाटर दोनों ही प्रेजेंट होंगे। तो देखिए एयर और वाटर दोनों है और इसको इस तरह से रखेंगे कि इसमें एयर और पानी दोनों लगेगा। इसी तरह से एक्टिविटी 7 है कि एयर और मॉइस्चर दोनों की ही आवश्यकता है कोरोजन के लिए। इसमें देखिए सॉलिड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को लिया गया है और उसको बॉइल्ड वाटर में डाल दिया गया है। देखिए 3 बॉइलिंग ट्यूब लिया गया है जिसमें कि कॉर्क लगा हुआ है या स्टॉपर लगा हुआ है, 1, 2 और 3। एक में आयरन के स्ट्रिप को डाला गया है, 3 आयरन स्ट्रिप को एक में बॉइल्ड वाटर में, एक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में डाला गया है। 3 बॉइलिंग ट्यूब लिया गया है जिसमें कॉर्क लगा हुआ है, 3 आयरन स्ट्रिप लिया गया है, बॉइल्ड वाटर लिया गया है और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया गया है। और इसको किस तरह से काम किया गया है, 3 बॉइलिंग ट्यूब को लेकर के और तीनों में फ्रेश आयरन स्ट्रिप को हमने डाल दिया। 3 बॉइलिंग ट्यूब लिए
और तीनों में आयरन स्ट्रिप को हमने डुबा दिया। ये आयरन स्ट्रिप था, इसको डाल दिया, आयरन का टुकड़ा डाल दिया तीनों बॉइलिंग स्ट्रिप में। इसके बाद क्या किया, एक में हमने सॉलिड एनहाइड्रस यानी सूखा कैल्शियम क्लोराइड डाला गया, दूसरे को बॉइल्ड वाटर में डाला गया और तीसरे को साधारण पानी में डाला गया। क्या होगा, पुट सम सॉलिड एनहाइड्रस इन फर्स्ट बॉइलिंग ट्यूब एंड टेक बॉइलिंग वाटर इन सेकंड बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, फ्रॉम विच डिजॉल्व्ड एयर इज एक्सपेल्ड। Then put ordinary water in third boiling tube and cork all these boiling tubes and keep these tubes undisturbed for some day। कुछ समय तक इसमें क्या करना हम लोगों को, ऐसे कैसे छोड़ देना है। अब देखिए पहला में क्या हुआ, कोई भी रस्टिंग नहीं होगा। जो पहला हमने सॉलिड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाला लिया हुआ था, ये वाला, इसमें सिर्फ सॉलिड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ही है और कुछ नहीं है, पानी वानी नहीं है। इसको बॉइल्ड वाटर में डाला गया, यानी कि खौला कर पानी जो साफ किया गया, जो डाउन किया गया उसमें, और इसको नॉर्मली वाटर में डिप कर दिया गया है। तो पहला वाला जो सोडियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी रस्टिंग नहीं होगा। ये देखा गया फर्स्ट बॉइलिंग ट्यूब बिकॉज इट हैज ओनली ड्राई एयर बट नॉट मॉइस्चर, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ हवा है, पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सॉलिड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो भी नमी था उसको सोख लेता है, इसलिए इसको डाला गया है। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा है कि जब तक वाटर की मौजूदगी नहीं होगी तब तक रस्टिंग नहीं होगा, सिर्फ एयर से ही रस्टिंग नहीं होता है। अब देखिए पहला वाला बॉइलिंग ट्यूब में कोई रस्ट नहीं हुआ क्योंकि इसमें ड्राई एयर था, मॉइस्चर नहीं था। सेकेंड बॉइलिंग ट्यूब में क्या था, मॉइस्चर तो था लेकिन एयर नहीं था, क्योंकि इसमें से हमने क्या किया था, एयर को बाहर निकाल लिया था और कॉर्क लगा दिया था, तो इसमें कोई भी रस्टिंग नहीं हुआ। तीसरे वाले में एयर भी था और वाटर भी था, इसलिए इसमें मॉइस्चर हुआ और मॉइस्चर की वजह से इसमें रस्टिंग होगा। तो कोरोजन के लिए एयर और मॉइस्चर दोनों की आवश्यकता होती है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? मुझे नहीं लगता होना चाहिए। पाइपलाइन्स और बॉयलर जो होते हैं वो टाइटेनियम के बने होते हैं, क्योंकि टाइटेनियम में जंग बहुत ही कम लगता है, वो हाईली रेजिस्टेंट होता है कोरोजन के लिए। ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ब्लेड्स, नाइफ्स और यूटेंसिल्स जो हम लोग स्टेनलेस स्टील के बनाते हैं, क्योंकि वो भी जो है कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, उसमें जल्दी कोरोजन नहीं लगता है। अब यहाँ मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन देखिए, क्या क्या तरीका का इस्तेमाल करके हम लोग बचा सकते हैं जंग लगने से या कोरोजन होने से किसी भी मेटल को। सबसे पहला है पेंटिंग। किसी भी मेटल के सरफेस को यदि हम लोग पेंट कर दें उसमें जंग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो पेंटिंग ऑफ सरफेस प्रिवेंट्स कोरोजन, देयरफॉर ऑटोमोबाइल पार्ट्स, रेलवे कोचेज, इन सब को हम लोग पेंट्स करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये प्रोसेस है जिसमें कि जिंक का आयरन के ऊपर एक पतला परत चढ़ा देते हैं। कैसे करते हैं, क्लीन आर्टिकल को हम लोग मॉल्टन जिंक, गले हुए जिंक में डालते हैं, डुबाते हैं और फिर वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, जिंक लेयर पानी के ऊपर, आयरन के ऊपर चढ़ जाता है और आयरन का मॉइस्ट एयर के साथ जो कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट, उसको रोक देता है, बंद कर देता है। इसका इस्तेमाल हम लोग बकेट्स बनाने में, रूफिंग बॉक्सेस बनाने में, ड्रम्स बनाने में, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स बनाने में करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ ली है। एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एक पतला पर चाहते हैं सुपीरियर मेटल का एक इन्फीरियर मेटल पर, आयरन, जैसे आयरन हो गया जो कि कोरोजन जिसमें ज़्यादा होता है, उसके ऊपर हम लोग ऐसा मेटल का पर चाहते हैं जो कि जल्दी कोरोड नहीं होता है। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोलाइसिस में। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं, कोई चीज़ छूट गया कि नहीं का, तो आप लोग लिस्ट में जा करके, प्ले लिस्ट में, एड्यूवर्ल्ड के प्ले लिस्ट में जा करके और इसको निश्चित रूप से केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज पढ़ लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। चैनल जब वीडियो खत्म होगा वहाँ पर भी सब्सक्राइब का बटन आता है, वहाँ भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, या नीचे में सब्सक्राइब लिखा होगा SUBSCRIB, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल आपका। अनसब्सक्राइब नहीं करना है, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा नहीं क्लिक करेंगे। एलॉइंग क्या होता है, कुछ मेटल्स कुछ सुपीरियर मेटल के साथ मिला दिए जाते हैं तो वो क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाता है। देखिए एलॉइंग के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा, अभी इसके जस्ट पहले एमल्गमेशन और उसके जस्ट पहले एलॉय पढ़ा है। यदि किन्हीं का छूट गया तो निश्चित रूप से जाकर के उसको भी आप लोग देख लीजिए आज। एनोडाइजिंग देखिए यह क्या प्रोसेस है, मेटल्स copper and aluminum are coated electrically with a thin and strong layer of their oxides which protect them from corrosion। हम लोग जानते हैं कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक परत चढ़ती है जो उसको करोड होने से बचाती है,
तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली उसके ऊपर एक परत खुद ही चढ़वा देते हैं, ताकि क्या होता है उसका और ग्रेजुअली हीटिंग अप नहीं होता है। वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसका ऑक्साइड जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है उसको फर्दर करोड होने से। This coating is widely applied for iron materials used for equipment in pharmaceuticals, chemicals, dairy food and beverage industries। यानी कि फार्मास्यूटिकल्स दवा में, डेयरी फूड में, बेवरेज में यानी कि जो पीने वाली चीज़ें होती हैं उस इंडस्ट्री में इस तरह के कोटिंग का खास इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके एक पतला और मोटा परत ऑक्साइड का उसके मेटल पे चढ़ाया जाता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल इफेक्ट में। टिनिंग देखिए, ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, टिन का एक परत चढ़ाया जाता है, गले हुए टिन का एक परत चढ़ाया जाता है। जनरली हम लोग कॉपर के जो बर्तन होते हैं जिसमें कि खाना पकाया जाता है उसके ऊपर टिन की एक परत चढ़ा दी जाती है, ताकि कॉपर का कोरोजन नहीं हो, कॉपर लंबे समय तक चलता रहे, बचा रहे। तो इस तरह से फिर ये टेस्ट योरसेल्फ 6 आप लोगों को कंप्लीट करके बनाना है। फिर हम लोग इसके बाद एलोट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे निश्चित रूप से। एलोट्रॉप्स क्या क्या होते हैं, एलोट्रॉपी के काउज क्या हैं, कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप हैं, इसके बारे में भी हम लोग निश्चित रूप से पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं इस सेशन को। उम्मीद है आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। आप लोग निश्चित रूप से लाइक बटन प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल बटन को दबा करके पर्सनलाइज ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। यदि आप लोग इसी तरह से आप लोग सब्जेक्ट को समझते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों का 10th का सिलेबस भी कंप्लीट होता जा रहा है, कवर होता जा रहा है। 8th का सिलेबस भी आप लोगों का कवर होता जा रहा है। 9th का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन ये कहेंगे कि बेसिक्स आप लोगों का अगर क्लियर हो जाएगा तो मैं जब उसका एडवांस बताऊंगा 9th का, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको क्रैप कर लेंगे। तो इसकी चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर क्लास 9th का जो है उसको निश्चित रूप से शुरू करेंगे। मैटर और सराउंडिंग्स तो आप लोग पढ़ चुके हैं 9th का, लेकिन एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 8, 9, 10 सबके लिए, 11, 12 तक के लिए भी, तो उसको मैं निश्चित रूप से तैयार करूँगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप लोग पूरे वीडियोज़ को स्टार्ट से अंत तक देखा कीजिए और शुरू से अंत तक आप लोग बने